हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एनके जोशी सर स्वागत करता हूं आपका क्लास 9 सोशल साइंस के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इको में जो चैप्टर नंबर 7 है आपका, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। तो ये जो चैप्टर है बात करता है थोड़ा सा इंट्रो की, वो क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। द इकोनॉमिक्स चॉइसेस आर मेड फॉर डिसाइडिंग एवरीथिंग। मतलब ये हुआ कि जो भी इकोनॉमिक चॉइस, मतलब आप अपना बैग खरीद रहे हो, पेन खरीद रहे हो, या कोई भी स्टेशनरी की जो आइटम होते हैं बच्चों, आप जो खरीद रहे हो वो आपका इकोनॉमिक चॉइस है। यानी कि लेन देन करना इकोनॉमिक चॉइस होता है। तो बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है और इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसलिए द अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स और वांट्स वाइल रिसोर्सेज आर स्केर्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक जो चॉइस होती है उससे बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास में जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग, हमारी जो इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं, वो क्या है, अनलिमिटेड है। बट जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्केर्स है, यानी बहुत कम है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कैसे हम लोग मैनेज करेंगे यार, इसी चैप्टर में हम डिटेल में ये समझेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे सामने आता है अनलिमिटेड चॉइसेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। अनलिमिटेड चॉइसेस वर्सेस लिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे समझेंगे तो पहली बात कि इसमें जब ऐसा होता है तो हम लोग अल्टरनेटिव्स के यूज़ करते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट विल सस्टेन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक द फार्मर्स हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज मस्ट नो हाउ टू गेट मोर प्रोडक्टिविटी अमिट द लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब नहीं समझे सर, हम लोग आपको समझाने के लिए यहाँ हैं। मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि अनलिमिटेड चॉइस है हमारी सबकी, क्योंकि मानव इच्छाएं जो है ना वो कभी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, ठीक है। लेकिन जो रिसोर्स है वो बहुत ही कंट्रोल में है और लिमिटेड में है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसके अल्टरनेटिव में हम लोग क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज़। अल्टरनेटिव हुआ ना, तो जो अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यूज़ करते हैं तो इसी वजह से जो हमारी यहाँ पे जो इकोनॉमिक चॉइस हमें बनाना है या एक्टिविटी करना है तो वो इजीली सस्टेन हो जाती है, यानी मेंटेन हो जाती है, वो हम लोग कर लेते हैं। अगर वो अल्टरनेटिव ना हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसी ब्लॉक्स बनाने वाले हैं, इन ब्लॉक्स को दूर भी करने वाले हैं, है ना, क्योंकि ये ब्लॉकिंग है हमारे। तो इसीलिए हम लोग इन प्रॉब्लम को जो चॉइस से जुड़ी हुई है इन्हें इकोनॉमिक्स के जरिए हटाने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि बहुत सारे फार्मर्स होते हैं, उनके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। जैसे कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और वो भी लिमिटेड है। अगर उसे चाहिए कि बहुत ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी हो तो उसे जानना भी चाहिए कि कैसे हो। इसके लिए उसके पास में भी अल्टरनेटिव्स यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होनी चाहिए, तभी उसके लिमिटेड रिसोर्सेज में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। अब कैसे होगी सर, देखिए, जब लिमिटेड हमारे पास में फील्ड है या लैंड है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब ये केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका एक्सेस यूज़ नहीं करेंगे, बट उससे क्या होगा, एक प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा होगी। तो ऐसे ही हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले मींस मेथड्स यूज करके हमारी लिमिटेड जो रिसोर्स है उसमें हमारी अनलिमिटेड चॉइस को सस्टेन कर सकते हैं। ये बात हमें समझना चाहिए। फिर अब यहाँ इकोनॉमिक्स इसमें क्या रोल प्ले करते हैं और किस तरह से इकोनॉमिक्स में इससे ऐसे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो इकोनॉमिक्स क्या है थोड़ा देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स जो है वो एक आपके ग्रीक वर्ड से आया है जिसका है नाम ग्रीक में आइकोनोमिया। अब जब आइकोनोमिया को हम लोग डिवाइड करते हैं आइकोज में तो इसका मतलब होता है हाउस होल्ड, और नीमीन इसका मतलब होता है मैनेजमेंट। तो मतलब कुल मिला के दोनों का मीनिंग क्या हो गया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट यानी डोमेस्टिक मैनेजमेंट। ये डोमेस्टिक आपका घर नहीं है बच्चों, यहाँ हम लोग एक इंडिया को पूरा घर यानी होम मान के ट्रीट करते हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक एजेंसीज है, गवर्नमेंट है, एंटरप्राइजेज है जो कि ऐसे मैनेजमेंट का काम करती है ना। तो इकोनॉमिक्स में ऐसे काम जरूर होते हैं। रिसोर्सेज टू बी यूज्ड माइंडली बाय इंडिविजुअल, एंटरप्राइजेज और गवर्नमेंट। रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, चाहे वो आप खुद हो यानी इंडिविजुअल,
हमें माइंडली यूज़ करना चाहिए, माइंडलेसली नहीं। एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट इनका या कोई भी ये यूज़ करे तो हमें ध्यान रखना है कि उनका एकदम माइंडली यानी अच्छे से कर पाए वो, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। सो इकोनॉमिक जो कि एक ब्रांच है हमारे सोशल साइंस का, एसएस का, इट ऑप्टिमाइजेज बेस्ट यूज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज अमिड द अनलिमिटेड वांट्स और चॉइसेस passing through various activities you can see like the wages, education and the market। यहाँ इकोनॉमिक्स जो है उसका डीलिंग करने का पहला काम है कि ये एक सोशल साइंस का डिसिप्लिन यानी ब्रांच है, और ये जो काम करता है वो लिमिटेड रिसोर्सेज का अनलिमिटेड जो वांट्स है या विश है उनके बीच में पैचअप करवाता है, कनेक्शन करवाता है। कैसे करेगा? जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। जैसे हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स है, लेबरर है, वेजेस देना पड़ेगा। बच्चे हैं, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मार्केट में खरीदारी करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें हैं सोशल साइंस की ब्रांचेज में हमें सीखना चाहिए। So, good economic decisions rely on data analysis rather than guesswork. Like families, for their expenditures, they have to think about that. Like government also analyze taxes for planning in budgets, and many other institutions also identify potential risk and opportunities within a scope of the work, includes some questions. यहाँ क्या आप समझे हो कि बहुत सारी इकोनॉमिक डिसीजंस हमें करने पड़ते हैं, खरीदारी से लगाकर सेलिंग तक, ये भी हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं। तो वो उसमें गेस वर्क यानी अनुमान काम नहीं करता है। वहाँ हमें जैसे शेयर मार्केट में मान लो किसी को पता नहीं है, वो गैस वर्क करता है, मतलब कि एक तरह से गैम्बलिंग करते हैं। गैम्बलिंग मतलब एक तरह से गैस वर्क करना, तो है ना। तो उसे नहीं पता है कि पर्टिकुलर कोई स्टॉक है तो वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, सेलिंग और बाइंग का पता ही नहीं है, और ऐसे ही वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करता है तो क्या करेगा, या तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और आंख बंद करके तुक्का मारने वाली तो है नहीं इकोनॉमी। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं बच्चों, वो बहुत ज़्यादा डेटा पे एनालिसिस करते हैं यानी रिसर्च करते हैं, फिर जाके कोई काम या डिसीजन लेते हैं इकोनॉमिक। ऐसे ही अगर फालतू लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लॉस और इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है। इसलिए जैसे कि आपकी फैमिली, हमारी फैमिली ज़्यादातर एक्सपेंडिचर पे खर्चा कब करती है? भाई देखो, आमदनी आपकी 8 और खर्चा रुपया, अगर ऐसी सिचुएशन करोगे तो लॉस ही होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ एक्सपेंडिचर का ध्यान रखती है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी जब बजट बनाती है तो बहुत सारी चीज़ों का एनालाइज करती है। एनालाइज इसलिए करना पड़ता है कि भाई उनका कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना उनका इनकम हो रहा है, ये सब चीज़ें देखने के बाद में ही गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स वगैरह ये हमारे बहुत सारे सेक्शंस में प्रोवाइड करती है। वैसे भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे ऑफिस हो, सब अपनी पोटेंशियल रिस्क को यानी जो होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उन्हें वो पहचान करती है, आइडेंटिफाई करेगी, और वहाँ देखेगी कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, अल्टरनेटिव्स है, ताकि वो वर्क को अच्छे से कर पाए। अब बच्चों, ये करने के लिए आपके सामने 3 सवाल खड़े होते हैं। कौन से 3 सवाल इंपॉर्टेंट है? तो इस 3 सवाल को समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि अगर मिसमैच होता है किसी अनलिमिटेड वांट में या लिमिटेड रिसोर्सेज में, तो हमारे पास में ये 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। मान लो कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके सामने पहला सवाल आना चाहिए कि मैं क्या प्रोड्यूस करूँ, मतलब प्रोडक्शन किस चीज़ का करूँ। तो ये सवाल आपके रहेगा, तो यू विल थिंक अबाउट समथिंग concerned with the goods and services like water intensive crops, sugarcane, and drought resistant crops, millets, for long and short gains, ट्रेड ऑफ्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये एक इकोनॉमिक डिसीजन मुझे करना है कि जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है कि मैं चाहे गुड्स या सर्विस का कोई भी मैं काम कर रहा हूँ या प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मैं अगर पानी है मेरे मतलब यहाँ वाटर पंप का अच्छा खासा फैसिलिटी है, कैनल्स लगे हुए हैं, डैम से डायरेक्टली पानी आ जाता है, तो पानी मेरे पास में अवेलेबिलिटी है, और मैं एक फार्मर हूँ, तो फार्मर में क्या करूँगा, शुगर कैन या फिर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जो है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, वो आपका शुगर कैन, राइस वगैरह है ना, पैडी, तो ये सब चीज़ें मैं ग्रो करूँगा। उसी के अकॉर्डिंग मेरा अच्छा मतलब इकोनॉमिक डिसीजन अच्छा होगा। और अगर मेरा फील्ड या खेत या मेरा फार्म एरिया
वो है ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूँगा, वैसे क्रॉप्स को ग्रो करूँगा जो ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप्स है, जैसे कि मिलेट्स वगैरह हो गई। ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म बेसिस और शॉर्ट गेन वाली ये इकोनॉमिक डिसीजन का एक रिजल्ट मिल सकता है। इसमें ट्रेड ऑफ भी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन सब के बारे में मैं सोच के काम करूँगा। दूसरा जो सवाल आता है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस। पहला आ गया हमारा कि मुझे क्या करना चाहिए प्रोड्यूस, और उसके बाद में किसके लिए करूँ। अब ये सवाल भी हमारा एक इकोनॉमिक डिसीजन बन जाता है। वी हैव टू एक्सप्लोर द पर्पज अमिड द लिमिटेड रिसोर्सेज and varying needs, income, taste of the people, like consumers, like NK Food, we are a private limited producing school shoes, office shoes and sports shoes. अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि दूसरा सवाल जो है हमारा कि मैं किसके लिए प्रोड्यूस करूँ, ये सवाल भी मेरे प्रोडक्शन से पहले आना ज़रूरी है। यहाँ लोग जो है अनलिमिटेड वांट्स वाले भी है, लेकिन उनका अलग अलग इनकम भी है, अलग अलग टेस्ट, यानी उनका टेंडेंसी भी अलग अलग है। लोगों की जो कस्टमर है, हमारे कंज्यूमर्स है, उनकी नीड भी अलग अलग है। ठीक है, इस वेरिंग नीड्स में जैसे कि एक एग्जांपल दिया मैंने, NK फुटवेयर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक है, मेरी नहीं है, नाम है। तो ये कंपनी जो फुटवेयर बनाती है तो क्या ध्यान रखेगी, लोग अलग अलग है, अलग अलग स्कूल है, टेंडेंसी अलग अलग है और नीड भी अलग अलग है। तो वो कंपनी जो NK फुटवियर है वो स्कूल शूज़ भी बनाएगी, बच्चों के लिए हो गया, और वो कंपनी ये भी ध्यान रखेगी कि कुछ उनके ऑफिशियल लोग भी हैं, जैसे कि मार्केट में आपके पापा, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स जॉब करते जाते हैं, तो जॉब करते हैं तो ऑफिस में जाते हैं, ऑफिशियल वर्क होता है उनका, तो ऑफिस शूज़ भी बनाएगी। तो क्या होगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और साथ साथ में वो कंपनी ये भी ध्यान देगी कि भाई स्पोर्ट्स वाले भी तो हैं, तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसी वेराइटीज़ को वो इंक्लूड करेगा कि मैं किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ और किसके लिए। फिर जो तीसरा जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हाउ टू प्रोड्यूस। अब प्रोडक्शन कैसे करूं, हमको और आपको पता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे पास में, 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोडक्शन से पहले। लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी जो भी नीडेड होती है हमारे एक किसी प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे मैं ध्यान दूंगा कि भाई मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यूँ नहीं कि मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा लग रहा है और वहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने डेजर्ट में जो रेगिस्तान है वहाँ पे मैंने क्या किया, कोई भी मतलब मान लो कि मैंने शूज़ का एक NK फुटवेयर कंपनी ओपन कर दी। अब वहाँ ओपन कर दी तो यार डेजर्ट में कौन लोग मतलब ये आएंगे, तो ये भी ध्यान रखूँगा कि भाई कॉस्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स के आसपास मेरा इंडस्ट्री होना चाहिए, कंपनी होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए। इन दोनों में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो लॉस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर मैं लोगों की चॉइस और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, है ना, कि भाई वहाँ पे लोगों के आज मार्केट में क्या चल रहा है ये भी मुझे पता होना चाहिए ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर पाऊँ। फिर नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, अब मैं जो भी प्रोडक्ट कर रहा हूँ प्रोड्यूस, उसका भी मैं ध्यान रखूँगा कि वो, जैसे रेस्टोरेंट है फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, तो रेस्टोरेंट मैंने ओपन किया NK फूड प्राइवेट लिमिटेड, फुटवेयर नहीं, अब है फूड प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, अब लेकिन जो लेबर है अंदर, अब वो मेरा प्रोडक्ट है फूड का, ठीक है ना। अब वहाँ पे मैं ये ध्यान रखूँगा, इन दोनों के मैं साथ में बोल रहा हूँ, कॉस्ट और चॉइस का और नेचर ऑफ प्रोडक्ट का। यहाँ मैं ध्यान रखूँगा कि भाई जो लेबर है मेरे पास में, रोटी बनाने वाले, सब्जी बनाने वाले, अब रोटी वाले जो हैं बहुत ज़्यादा मेरे से वेजेस ले रहे हैं, मतलब जो मजदूरी है उनकी वो ज़्यादा लग रही है। अब आजकल मार्केट में नेचर ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मशीनें आ चुकी हैं जो रोटी मेकर वगैरह होते हैं, तो मेरी वो एक मशीन जो है वो 10 लोगों का काम एक साथ कर देती है और तुरंत भी कर देती है। तो ये भी मैं ध्यान रखूँगा। तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग मेरा ये काम अगर होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के इकोनॉमिक डिसीजन मेरा लॉस में नहीं जाएगा। इसी तरह से लॉज एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के हैं, जैसे लाइसेंस लेने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, रेगुलेशंस भी बहुत टाइट है, तो ऐसी सिचुएशन को भी मैं ध्यान रखूँगा कि मैं किस तरह से प्रोड्यूस करूँ। सो लेबर लॉ, फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स, इंसेंटिव्स इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल चॉइस, ये हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों।
फिर जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो इस चैप्टर में है इकोनॉमिक सिस्टम एंड हाउ द चॉइसेस आर मेड। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है और चॉइसेस किस तरह से मिलती है। तो यहाँ पे है द इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग पहले समझ लेते हैं। दिस सिस्टम दैट डिफाइन द मैकेनिज्म फॉर प्रोड्यूसिंग, कंज्यूमिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स, आल्सो नोन एज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें प्रोडक्शन का, कंजम्पशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, किसका, ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ये इंक्लूड होता है, इसी को इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। हमारे यहाँ पे 3 तरह की इकोनॉमिक सिस्टम है। पहला होता है प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि योजनाबद्ध। यहाँ पे ये पूरा तरह से एकदम प्लानिंग से होती है, यानी कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है इसमें, इन विच द गवर्नमेंट ऑन मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज। ये गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज। जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, लोकली, एकदम टेक्निकली, लोकली भी और टेक्निकली भी। जैसे आप देखोगे केवल गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बस, सब चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में, प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल ही नहीं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोशलिस्ट भी बोल सकते हो। तो प्लान इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी, इन विच द मीन्स ऑफ द इकोनॉमी आर ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो इसमें लिमिटेड प्राइवेटाइजेशन होता है, बहुत ही कम, रेयर टू रेयर, है ना। और उसमें भी अगर है ना तो परमिट और लाइसेंस का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होता है। ये एग्जाम्पल आप सोवियत यूनियन में, नॉर्थ कोरिया में, क्यूबा में, ये हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हमारा प्लान इकोनॉमी का देख पाओगे। फिर दूसरा आता है मार्केट इकोनॉमी, उसके अपोजिट में। वहाँ आपने प्राइवेट बिल्कुल नहीं देखा, गवर्नमेंट ही देखा, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ही होगा, गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल नहीं होगा। उल्टा हो गया नहीं है। सो डिमांड एंड सप्लाई एड्रेस्ड विद मिनिमल गवर्नमेंटल इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम हस्तक्षेप होता है, इंटरवेंशन यानी इंटरफेरेंस, इन विच गवर्नमेंट एक्ट ओनली एज अ रेफरी। जैसे स्पोर्ट्स में रेफरी होते हैं ना, एम्पायर वगैरह, तो गवर्नमेंट का काम उतना ही होता है। इट एंश्योर सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर while largely operated and owned by private। और ये होता है प्राइवेटाइजेशन, जिसमें आपको हाई कंपटीशन देखने को भी मिलता है। यूएसए, जापान, हांगकांग इनके एग्जांपल्स होते हैं। फिर जो लास्ट आता है मिक्स्ड, यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी का एकदम ब्लेंडिंग, मिक्स्ड हो जाता है ये, है ना। सो बहुत मार्केट एंड प्लान्ड मिक्स होता है, प्राइवेट और पब्लिक मिक्स हो गया। इंडिया, चाइना, जर्मनी, स्वीडन, और ये आपके तो पूरे के पूरे मिक्सड है। यूएसए और सिंगापुर में भी आज मॉडर्न इकोनॉमी में ये कुछ सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट देख सकते हो आप। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं हम लोग समझ सकते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी होती है। तो बच्चों आज के इस चैप्टर में हमने सीखा कि भाई इकोनॉमी क्या होती है और गुड इकोनॉमिक डिसीजन कैसे लिया जाता है। बच्चों मैंने यहाँ अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपने अच्छी लर्निंग की है। सो थैंक यू फॉर दिस एंड ऑलवेज कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग के साथ लर्निंग करते रहिए। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ डू इट। एंड थंब इम्प्रेशन के साथ में मिलते हैं, उसके लिए बेल आइकन को दबाते जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।